वेलकम टू अभी नॉलेज पॉइंट। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के फिजिक्स चैप्टर 2 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। पार्ट 1 की वीडियो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। वायुमंडलीय अपवर्तन। पृथ्वी के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। जो हम लोग के पृथ्वी में वायुमंडल होता है उसके कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। चलिए समझते हैं ये कैसे होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। ये हमारा अर्थ है और ये हमारा यहाँ तक वायुमंडल। वायुमंडल यानी कि जहाँ पर वायु रहती है और वायुमंडल में गर्म और ठंडी दोनों हवा रहती है। तो और गर्म हवा जो रहती है हमारी, यह होती है विरल विरल माध्यम रहता है गर्म हवा ठंडी हवा की अपेक्षा, और जो ठंडा हवा है गर्म हवा की अपेक्षा सघन रहता है। ये बात याद रखिएगा, ये सघन रहता है। और चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि कोई दूर से अगर कोई स्टार है और उससे कोई किरण आ रही है तो ये जो हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो यहाँ पर से जो होता है, यहाँ पर गर्म गर्म हवा, अगर कहीं गर्म हवा रहता है कहीं ठंडी हवा रहती है, तो जैसे ही हमारे गर्म हवा में प्रवेश करता है तो ये जो होता है अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। क्योंकि जब अभिलंब से अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि यह विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा है। विरल माध्यम में जब कोई वस्तु का प्रकाश का अपवर्तन होता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो यह इस प्रकार से न जाकर यहाँ पर इस प्रकार ये थोड़ा इधर मुड़ जा रहा है। ये जो किरण है यहाँ से आते हुए इस प्रकार मुड़ जा रहा है, बस उतना ही जहाँ तक ये गर्म हवा है। और जैसे ही ये गर्म हवा ठंडी हवा की ओर प्रवेश करता है तो जो ठंडी हवा है क्या है, गर्म हवा की अपेक्षा क्या है, सघन है। तो यहाँ पर ये अगर सघन है तो ये जो यहाँ पर से ये जो अभिलंब है, ये अभिलंब से क्या होगा, हल्का दूर हट जाता है। तो यहाँ पर से ऐसे दूर हट जाता है। गर्म हवा मिली तो फिर इस प्रकार आया, और फिर ठंडी हवा रही तो फिर इस प्रकार आ गया। तो इस प्रकार से होता है जो यहाँ तक ये जो प्रकाश की किरण है इसको आने में जितना भी यहाँ पर तिरछा इधर उधर अपना दिशा परिवर्तन कर रही है वायुमंडल के कारण, इसी को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडल का अपवर्तन करते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए अब हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं अच्छी तरीके से। वायुमंडलीय घनत्व में ऊंचाई में अंतर के कारण प्रकाश की तरंग या किरणों के अपवर्तनांक में होने वाले परिवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ऊंचाई के कारण ये जो प्रकाश की तरंग में अपवर्तन होता है उसी को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। आशा करता हूँ कि ये अच्छे से वायुमंडलीय अपवर्तन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं कि ये तारे टिमटिमाते हैं क्यों। मान लीजिए कि यह यहाँ पर यह अर्थ है और ये हमारा यहाँ तक वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर। और हम इसमें जानते हैं कि इसमें गर्म वायु ठंडी वायु दोनों होती है, और यहाँ पर गर्म वायु विरल तथा ठंडी वायु सघन होती है। तो मान लीजिए यहाँ पर धरती पर एक व्यक्ति ये खड़ा है, एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है जो यहाँ पर दूर एक स्टार है इसको देख रहा है। यहाँ पर जो स्टार है इसको यह देख रहा है। मान लीजिए कि उससे एक पतली किरण आ रही है, क्योंकि यह दूर है तो एक किरण आ रही है। ये जो हमारे वायुमंडल में जो प्रवेश करती है तो यहाँ पर गर्म वायु ठंडी वायु दोनों रहती है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि जैसे ही यह गर्म वायु में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से हल्का इस ओर मुड़ जाती है। तो कभी ठंडी वायु आती है तो इस ओर मुड़ जाती है, गर्म वायु आती है फिर इस ओर ठंडी वायु। और जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में जो होता है कि हम लोग की कभी गर्म वायु ठंडी वायु अपनी जगह से स्थान बदलते रहती है। इस वजह से जैसे कि यहाँ पर अभी दिखा और यहाँ पर मानिए कि फिर से गर्म वायु आ गया तो ये यहाँ पर आ गया, तो इस वजह से इस व्यक्ति को नहीं दिखा। तो कुछ सेकंड के लिए, कुछ सेकंड से कम सेकंड से भी कम समय के लिए ऐसा लगता है कि जैसे ये जो स्टार है गायब हो गया है। तो इसी कारण से हम लोग को जो लगता है कि ये तारे टिमटिमाते हैं। और फिर यह जैसे ही यहाँ पर ठंडी वायु आती है तो यहाँ पर हो जाती है। तो कभी कभार यही कारण कि जैसे यहाँ पर कभी इस पर पड़ती है वायुमंडलीय, यहाँ पर गर्म वायु आ गई तो यहाँ पर पड़ गई, या ठंडी वायु आ गई तो हट गया, या ठंडी वायु आ गई तो पड़ गया, गर्म वायु आ गया तो हट गया। इस कारण से समय कुछ सेकंड से कम समय के लिए ही यह गायब हो जाता है। इसी को टिमटिमाना कहते हैं। आप ये समझ गए होंगे तारे टिमटिमाते क्यों है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये जो चांद होता है, चांद क्यों नहीं टिमटिमाता है?
चांद या अन्य ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो अर्थ से कोई भी ग्रह, जैसे मान लीजिए चांद, ये जो चांद है ये पास रहता है, इसलिए इससे जो एक किरण नहीं, यहाँ पर बहुत किरणें आती हैं जो वायुमंडलीय अपवर्तन के साथ ये भी अपवर्तन होती हैं। लेकिन यहाँ पर मानिए कि यहाँ पर एक किरण पड़ा और दूसरा मानिए कि इस पर नहीं पड़ा, तो यहाँ पर तीसरा पड़ गया, यानी कि जब भी इसमें होगा तो कोई ना कोई किरण यहाँ हमारी आंखों तक यहाँ पर पहुँचती रहेगी। इस वजह से ये हमको गायब नहीं दिखाई देगा। इस वजह से हम लोग जान जा रहे हैं कि तारे या ग्रह चंद्रमा या ग्रह नहीं टिमटिमाता है। चलिए अब देखते हैं अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक पर, अग्रिम सूर्योदय और निलंबित सूर्यास्त। यह अग्रिम सूर्योदय और निलंबित सूर्यास्त आखिर होता क्या है? चलिए हम पहले इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। पहले समझने के लिए हम लोग एक अर्थ और एक ये वायुमंडल बना लेते हैं। और इसमें हम लोग जानते हैं कि दो तरह की हवा होती है, गर्म और ठंडी, इसलिए इसको वायुमंडल को है हम लोग दो भागों में इस प्रकार बांट देते हैं। एक को गर्म वायु, यहाँ पर देखिए हॉट वायु रहेगा। और क्यों? क्योंकि गर्म वायु जो होता है यह हल्के रहती है और ऊपर उठ जाता है, और नीचे में ठंडा वायु यहाँ पर जो रहेगा, यहाँ ठंडा वायु। तो यहाँ पर देखिए, मान के चलिए यहाँ पर एक खड़ा व्यक्ति, यहाँ पर एक स्टार को देख, यहाँ पर एक स्टार है, यहाँ से एक किरण जो आ रही है इस प्रकार से आ रही है। तो ये हमारा क्या है, जो ये वाला भाग है हम लोग का गर्म हवा है, गर्म, और इस कारण से यहाँ पर यह विरल माध्यम है, और यह ठंडा वायु है, सघन माध्यम है। अब ये सघन माध्यम है तो ये जो आएगी किरण, तो यह इस प्रकार से न जाकर कहाँ, ये अपने अभिलंब, यहाँ पर मान के चलिए जो अभिलंब डाल दे रहा हूँ, यहाँ पर इस प्रकार से बन जाते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देता है। इससे यहाँ पर जो ये व्यक्ति खड़ा है उसको ये स्टार यहाँ ना खड़ा दिखाई देकर, इस किरण जो है, ये किरण है, इसके यहाँ पर ये स्टार दिखाई देता है, ये अपने सतह से कुछ ऊंचा उठा दिखाई देता है। ऐसा क्यों दिखाई देता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इसी वजह से यह यहाँ पर दिखाई देता है। यह स्टार ही नहीं, हर चीज पर लागू होता है। इसी प्रकार यह सूर्य पर भी होता है। अब देखते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन पर सूर्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम लोग ये हम लोग का ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ पर तो देखिए बिल्डिंग रहती है, यहाँ पर मान के चलिए ये सब बिल्डिंग है, और यहाँ पर एक ये व्यक्ति है खड़ा है, और इसकी एक निश्चित दृष्टि रेखा यहाँ पर है, जो यहाँ से ये नीचे की और नहीं देख सकता क्योंकि यहाँ पर ये जो है बिल्डिंग है। तो मान के चलिए यहाँ से सूर्य का उदय हो रहा है, ये ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, फिर यहाँ तक आ रहा है। यहाँ एक बार थोड़ा आप रुक जाइए, और इस रुकने का कारण मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर पहले मैं यहाँ पर फ्रेश सूर्य को बना दे रहा हूँ। देखिए मान की ये हम लोग का सूर्य है, और ये जैसे कि वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, तो उसमें हम लोग जानते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन में ये कोई भी चीज़ यहाँ है तो यह अपनी सतह से ऊपर उठा रहता है, इसलिए ये सूर्य क्या होता है हम लोग को यहाँ पर दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो इस व्यक्ति को क्या लगेगा, अभी देखिए सूर्य उदय नहीं हुआ है, फिर भी इस व्यक्ति को सूर्य उदय होता हुआ दिखाई देगा। ऐसा किस लिए? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। और ऐसा ही होता है यहाँ पर, जब हम लोग का ये जो यहाँ से भी यहाँ तक एक निश्चित दृष्टि रेखा है, और यहाँ पर जब यहाँ पर सूर्य आता है, अस्त होता है और यहाँ पर चला जाता है, तो फिर उसी प्रकार अच्छा से यहाँ पर भी कर दे रहा हूँ। यहाँ पर भी वही वायुमंडलीय अपवर्तन के बाद यहाँ पर जब सूर्यास्त हो जा रहा है, तो भी यहाँ पर जो सूर्य है इस व्यक्ति को दिखाई देता है। ऐसा क्यों? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। यहाँ पर हम लोग तारा वाला जैसे मैंने बताया था उसी के कारण अब कोई भी सतह से अपनी ऊंची उठा दिखाई देता है। यही कारण है कि हम लोग को जो होता है सूर्य अग्रिम सूर्योदय, यानी कि सूर्य उदय से पहले ही हम लोग को सूर्य दिखाई देता है, और निलंबित सूर्योदय यानी कि सूर्य अस्त होता है, सूर्य अस्त होने के बाद भी दिखाई देता है। और वैज्ञानिकों द्वारा यह बताया गया कि जो सूर्य उदय नहीं होता है उससे पहले हम लोग कितने देर तक देख सकते हैं, तो 2 मिनट, यहाँ भी 2 मिनट और यहाँ भी 2 मिनट, कुल मिलाकर 4 मिनट होता है जो हम सूर्य को सबसे
अधिक ज़्यादा देर तक 4 मिनट तक देख सकते हैं। ऐसा ही इसलिए कि यहाँ पर सूर्य उदय से पहले भी हमको दिखाई देता है और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि अग्रिम सूर्योदय और ये निलंबित सूर्यास्त का मतलब क्या होता है और ये इसका कारण क्या होता है। अग्रिम सूर्योदय और निलंबित सूर्यास्त का कारण क्या होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, और इसमें जो सूर्योदय कितना मिनट पहले हमको दिखाई दे देता है, तो 2 मिनट, और सूर्यास्त कितना मिनट पहले दिखाई देता है, तो ये भी 2 मिनट। और कुल मिलाकर हम लोग सूर्य को कितना मिनट तक अधिक देखते हैं, तो वो है 4 मिनट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को देखेंगे। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जब कोई किसी सफ़ेद या श्वेत किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो वह 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी प्रकाश के 7 रंगों में बढ़ जाने की क्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए इसको आगे समझ रहे हैं। देखिए, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में क्या होता है, जब एक श्वेत प्रकाश होता है एक प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है। ये 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है, इसी को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और ये जो होता है हम लोग को यहाँ पर ये जो एक सफ़ेद रंगीन पट्टी होती है उस पर ये जो 7 कलर प्राप्त होता है उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रम। और इसको ये जो है इसको क्या कहते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। और इसका अगर कोई पूछ देगा कि ये जो रंगीन पट्टी है इसका प्राप्त होने का क्या कारण है, क्यों प्रकाश जो होता है, प्रकाश का श्वेत प्रकाश है 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, तो इसका उत्तर होगा कि जो हम लोग जानते हैं कि जो होता है सभी रंग होता है रंग, उन सभी का तरंगदैर्घ्य होता है, जो तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है। और जिसका भी तरंगदैर्घ्य अधिक रहेगा वह सबसे कम विचलित होगा और जिसका कम तरंगदैर्घ्य रहेगा वह सबसे अधिक विचलित रहेगा। और हम जानते हैं कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य रहता है जो रेड का रहता है, इस वजह से कम विचलित रहता है और यह सबसे ऊपर रहता है। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य रहता है बैंगनी का, इस वजह से यह अधिक विचलित होता है और सबसे नीचे मिलता है। अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मिल रहा है कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका रहता है, तो रेड, और सबसे कम तो वो है बैंगनी, वॉयलेट। समझ यहाँ तक यहाँ पर ये क्वेश्चन आता भी है कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, ये से याद रखिएगा। ये जो हम लोग को यहाँ पर से इस प्रकार से ये स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अगर कोई ये भी क्वेश्चन अगर आ जाए कि रंगीन पट्टी प्राप्त कैसे होती है, स्पेक्ट्रम उत्पत्ति क्या कारण है, तो इसका एक सीधा सा जवाब हो जाएगा कि जो होता है सभी कलरों का तरंगदैर्घ्य अधिक रहता है, तरंगदैर्घ्य अलग अलग रहता है, और जिसका भी तरंगदैर्घ्य अधिक रहता है वो कम विचलित, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक रहता कम विचलित रहता है, और जिसका कम रहता है वो अधिक विचलित होता है। ठीक है, यह आपको ऐसा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का जो है खोज सबसे पहले कितने ईस्वी में और कौन किया था, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का खोज महान वैज्ञानिक न्यूटन ने किया था। और कब किया था, तो 1666 ईस्वी में। ये याद रखिएगा, किसने किया था, न्यूटन ने, और कब, 1666 में। और न्यूटन का जन्म कब हुआ था, 1642 में, और मृत्यु 1727 ईस्वी में। कितना में, 1727 ईस्वी में हुआ था। और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में सबसे ऊपर में रंग रहता है रेड, और सबसे नीचे रहता है वॉयलेट यानी बैंगनी, ये सबसे नीचे रहता है। अब हम देखेंगे फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इस किसे कहते हैं। देखते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है। पहले देखिए मैंने ये 2 लंब खींच लिया है, क्यों, ये देखिए यहाँ पर ये जो नीचे है ये मेरा सघन माध्यम है। कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है, और ऊपर विरल माध्यम है। ठीक है, याद रखिएगा, ऊपर विरल माध्यम है और नीचे ये सघन माध्यम है। आपको याद रखने के लिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ऊपर में विरल और नीचे में सघन।
अब देखिए यहाँ से एक किरण होता है, इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में हम भेज रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये अभिलंब से दूर हो जाएगा। यहाँ इस तरह से न जाकर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा। क्यों मुड़ जाएगा, क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है कोई भी प्रकाश की किरण, तो वो अभिलंब से दूर हट जाता है। अब यहाँ पर चला गया। अब हम क्या करते हैं कि इस किरण को यहाँ से थोड़ा और उधर से लेकर जाएंगे तो क्या होगा, और अधिक थोड़ा विचलित होगा। फिर एक यहाँ पर लेकर जाएंगे तो एक समय आएगा कि इस पर ये जो होता है हम लोग का सतह होता है, इसी पर विचलित हो जाएगा, तो यहाँ से 90 डिग्री का बन जाएगा। तो ये जो कोण बना है ना, तो इसी को क्रांतिकीय कोण बोलते हैं। यानी कि जब अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो उसको क्रांतिकीय कोण कहते हैं। और यहाँ से अब देखेंगे क्रांतिकीय कोण के बाद, अगर ये क्रांतिकीय कोण बनाने वाली पर जो अपवर्तित किरण है उससे अधिक अगर लेकर जाएं, पर जो किरण को अगर लेकर जाएं तो ये इसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। तो इसी माध्यम में लौट गया तो ये अब अपवर्तन ना होकर परावर्तन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये जो सघन माध्यम में जाएगा अभिलंब से दूर हट जाएगा, तो ये अब ऊपर तो जा नहीं सकता, इसलिए नीचे ही आएगा, तो ये अब परावर्तन हो गया। और ये जो होता है अपने अंदर ही होता है, इसी वजह से इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और ये बात याद रखिएगा, जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा बस वो सिर्फ सघन माध्यम में ही, सघन माध्यम से जब विरल माध्यम की ओर जाएंगे तभी होगा, नहीं तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएंगे तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कभी नहीं होगा। जो अभी आ गया तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर। अब इसी से हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे होता है इंद्रधनुष का निर्माण। अब देखेंगे कि इंद्रधनुष जो होता है वो कैसे बनता है। मान के चलिए ये जो गोल है ये है एक वर्षा का बूंद जो हवा में लटका हुआ है। ये एक बारिश का बूंद है, बड़ा बनाया है उस समझने के लिए कि अब जो है हवा में लटका हुआ है। और ये है जो आ रहा है किरण, ये सूर्य से आती हुई एक किरण है। अब सूर्य से आती हुई किरण है जो, तो आपको मैं बता दूं कि ये जो सूर्य से आती हुई किरण है ये जो विरल माध्यम है, यहाँ पर बाहर है विरल माध्यम है, और ये जो बूंद है क्या है, एक सघन माध्यम है ना। बूंद यानी वर्षा है, पानी है, तो ये क्या है आपका सघन माध्यम है। और विरल माध्यम से ये जब सघन माध्यम में जा रहा है, सघन माध्यम में जाएगा तो ये जो यहाँ से इसका अभिलंब है, जो ये जो अभिलंब आपको दिख रहा है वो इस प्रकार जाना चाहिए था, लेकिन ये कैसे, ये अपने अभिलंब से इधर थोड़ा मुड़ जाता है। क्यों मुड़ जाता है, क्योंकि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश किया है। अब यहाँ पर ये मुड़ गया, तो इसके बाद मुड़ गया तो मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पर ये जो हुआ है, यहाँ पर बारिश की बूंद है, ये अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। और मैंने जैसा कि आपको बताया है कि कुल आंतरिक परावर्तन जो होता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर होता है, और इसमें जो होता है वर्षा का बूंद होता है, ये वापस इसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाने के बाद यहाँ से ये इधर वापस उसी पथ में लौट जाता है। और ये जो वर्षा का बूंद है ना, ये वर्षा का बूंद, ये एक प्रिज्म होता है, प्रिज्म उसी की तरह कार्य करता है। यह भी है जो ना श्वेत रंग को 7 प्रकाश में बांट देता है, इसमें भी तरंगधारे अलग अलग होता है, जिससे ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये आपका रेड का है, और ये वाला जो डॉट डॉट लाइन से मैंने किया है ये आपका बैंगनी रंग का है। इसी प्रकार से वर्षा से ये हो जाता है। और हमको जानते हैं ये जो होता है इंद्रधनुष को देखने के लिए, जब भी वर्षा होती है, जब सूर्य उगता है तो सूर्य की तरफ पीठ कर अगर हम खड़े होखेंगे तो हम लोग को इंद्रधनुष दिखाई देगा। यहाँ पर ये 7 कलर दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो सूर्य रहेगा तभी नहीं इससे किरण आएगा, और यहाँ पर हम इसके सामने इसके पीठ करेंगे तभी नहीं यहाँ पर आगे बनेगा जो, तो इसको हम देख पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको इंद्रधनुष का ये जो निर्माण है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थोड़ा दोस्तों मैं भूल गया था कुछ आप लोग को बताना। ये देखिए ये जो है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का जो होता है उसके अनुसार ये तरंगदैर्घ्य के अनुसार है, किसका तरंगदैर्घ्य कितना है ये भी इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए। और बाकी का वीडियो हम लोग पार्ट 3 में बात करेंगे। बस एक छोटा सा टॉपिक बच गया है, वो है प्रकाश का परिकीर्णन और इससे संबंधित है। और मैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।